बैलेंस डाइट या मुतवाज़िन ग़िज़ा ऐसी ग़िज़ा और ऐसे खाने को कहते हैं जिससे इंसान की ज़िंदगी को कायम रखने के लिए भरोसेमंद तरीक़ों से ज़रूरी और मतलूबा अज्जा हासिल किए जा सकें। वैसे तो ये दौर ऐसा है, वक्त की कमी, फुर्सत की कमी और भाग दौड़, इसमें लोग जंक फूड या जल्दी से और आसानी से तैयार हो जाने वाले खाने की किस्में इस्तेमाल करने के आदी हो गए हैं। और आम तौर पर ये एक बदपरहेजी के ज़ुमरे में शुमार की जाती है कि हर कुछ खा लेने से सिर्फ पेट भरना मकसद नहीं है, बल्कि वो ज़रूरी तवानाई हासिल करना है जो रात दिन हमारी खर्च होती रहती है मुख्तलिफ़ कामों में, मुख्तलिफ़ मशगलों में, और उसको उस कमी को पूरा करने के लिए, उस खर्चशुदा तवानाई की कमी को पूरा करने के लिए जो कुछ हम खाते हैं उनमें एक किस्म का तवाज़ुन और ज़रूरी अज्जा की फराहमी हमारा मकसद होता है। तो वो क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ग़िज़ा की किस्मों पर बात करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे हकीम अब्दुल समीर खान साहब, जो काफ़ी तजुर्बा और इल्म रखते हैं और अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तिब्बिया कॉलेज से BUMS किया इम्तियाजी शान के, और बहुत लंबे अरसे तक बहैसियत तबीब शहर में प्रैक्टिस की। आपका बड़ा एतबार है, तो इस मौके से फ़ायदा उठाकर हम ग़िज़ा की ज़रूरत और मुनासिब ग़िज़ा क्या है उसकी तारीफ़ आपसे सुनना चाहेंगे। ग़िज़ा इस तरह की होना चाहिए जिसमें सब दालें, सब्ज़ी, गोश्त, अंडा, मतलब जिससे प्रोटीन मिले, हयातीन मिले या अपने मिनरल्स मिले, कार्बोहाइड्रेट्स मिले, प्रोटीन मिले, ऐसी ग़िज़ा होना चाहिए। ऐसे एक दाल और चावल खाने से तो ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं होती, जिसम की उसमें सभी किस्म की चीज़ें होना चाहिए, तो उससे बैलेंस डाइट वही होती है। और जो लोग गोश्त नहीं खा सकते तो वो दूध में वही चीज़ पाई जाती है, दूध लें तो वो भी ज़रूरी होता है। जो मौसमी फलों से ही मिल सकती है, जैसे अनार है, केला, सेब और अंगूर वगैरह, ये सब चीज़ें खाई जा सकती हैं। आंवला, इससे भी मिलता है, इससे भी ज़रूरत पूरी होती है। आजकल आमतौर पर हीमोग्लोबिन की कमी के मरीज बहुत हो गए हैं। हाँ, तो उसमें अनार में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, अनार खाना चाहिए और आंवला खाना चाहिए खूब, उससे आयरन से बनता खूब। तो आंवले के बारे में तो विटामिन C भी पाया जाता है, आयरन की वही बहुत शोहरत है भरपूर, और हाड़ वगैरह में भी होता है, और इसमें सेब में भी है, अंगूर में भी है, सब में मिलता है। सबसे ज़्यादा आयरन केले में होता है, फलों में। रिवायती खाने आमतौर पर बड़े मसालेदार होते हैं, बाज़ लोग इन मसालों के मुखालिफ हैं और ज़बान के चटखारे और भूख खोलने वाली खुशबू के लिए ये डालना ज़रूरी समझा जाता है। उसमें वही चीज़ें होना चाहिए जो जिस्म में पाई जाएँ। जैसे हरी मिर्च है तो क्लोरोफिल भी होता है और तेज़ी भी होती है। काली मिर्च है वो हाजमा भी रखती है, और वो लाल मिर्च इसलिए नहीं खाई जाती कि सूखने के बाद उसमें कुछ नहीं रहता, सिर्फ मज़ा रहता है, तो वो एसिड्स पैदा करती है ज़रूरी, तो इतनी फ़ायदेमंद नहीं है। और अदरक, लहसुन, ये सब फायदे की चीज़, हाजमे की चीज़ें, इनको इस्तेमाल करना चाहिए खूब। इसका मतलब ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो खाना पकाने के नुस्खे हमारे लिए छोड़े हैं उनमें इन सब चीज़ों का लिहाज है, सब चीज़ों का उसमें रखा गया लिहाज, ताकि वो लेकिन बस ये है कि ये तो इंसान की वो है कि वो अच्छी अच्छी चीज़ अपने लिए रख लेता है और फ़ायदेमंद चीज़ें नहीं खाता, लेकिन हैं ज़रूर उसमें मौजूद। तो वही खुद अगर नहीं जानते तो तभी से मशवरा कर लें या अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से पूछ लें, तो वो बता देगा कि ये चीज़ लेना, ये नहीं लेना। इसी तरह अगर ब्लड प्रेशर होता है तो उसमें नमक वाली चीज़ें नहीं लेना,
डायबिटीज़ होती है तो स्टार्च वाली चीज़ें नहीं लेना, तो ये ज़रूरी है। ऐसा होती है, मालूमात तो होना चाहिए जनरल। अब आज नौजवानों में जिम्नाजियम जाने का बड़ा शौक है, वो अपनी सेहत को बनाने के लिए इस टो में तो रहते हैं कि ग़िज़ा से वो मकसद हासिल हो जाए, वो ज़ाहिरी जिस्मानी या आसाबी क़ुव्वत और इसका एक मुज़ाहरा हो सके, लेकिन वो कुछ परहेज़ इस तरह के करते हैं जो नतीजे में बदपरहेज़ ही साबित होते हैं। हाँ, उसमें तो यही है कि कोई भी चीज़ हो तो वो एतदाल के साथ होना चाहिए, वो बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं वो ज़्यादती हुई है किसी। दूसरी है कि अगर नर्वस सिस्टम वीक है तो लहसुन ले सकते हैं, लहसुन में पाया जाता है, या अजगन हो या जंजीबील हो, अदरक कूट ले तो उससे फायदा होता है बहुत ज़्यादा। अब ज़्यादा उम्र के लोगों में आजकल ये कमज़ोरी देखने को मिल रही है कि वो कोई बीमारी ना होते हुए भी डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे, उससे अपनी खालिश और अपने वो तो साइकोलॉजिकल असर होता है ज़्यादा, थिंकिंग जो होती है उनकी, जो हमारा वृत्ति हो गई जब तो, और काम चलत फिरत कम हो जाती है, तो उससे फिर सोचने का वक्त मिल जाता है, वो सोचते हैं अपने बारे में भी सोचते हैं, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, वो नुकसानदेह चीज़ है। और वो तो अगर कोई इस किस्म का कोई वहम भी है दिमाग में तो वो डॉक्टर के मशवरे से उसको दूर करना चाहिए। और दवा वो जाहिर है कि वो जानता है इन चीज़ों को, तो वो उसको सोच समझ के देगा। अगर जरूरत है दवा की तो कोई देगा। हो सकता है नींद पूरी ना हो तो उससे हो रही है बेचैनी या इस वजह, तो वो बतौर खुसूसी तौर पर वो जानता है। एक आम आदमी इस चीज़ को नहीं जानता, वो तो यही समझता है मुझे बीमारी, तो इसलिए उससे बचना चाहिए। हमारे डॉक्टर इसाक जमखाना वाला था बॉम्बे में, अपने क्लिनिक में जब वार्डन प्रैक्टिस कर रहे थे उस वक्त उन्होंने बात कही थी, जब उनसे पूछा गया कि आप किन चीज़ों से परहेज़ करना सेहत के लिए मुफीद है, तो उसके हंस के उन्होंने जवाब दिया था कि सब कुछ खाना, किसी चीज़ से परहेज़ ना करना ही सही है। बदपरहेज़ी के नाम पर हम लोग बहुत नादानियाँ करते रहते हैं। बिला वजह कोई परहेज वो भी गलत है, परहेज होनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि कुछ भी खाओ, सब चीज़ें खाना चाहिए ताकि कोई वहम पैदा ना हो किसी किस्म का, और उससे बचना चाहिए। और परहेज वही होता है कि जो मर्द है उसके हिसाब से फिर डाइट होना चाहिए, जो चीज़ ज़्यादा है कम है उसके हिसाब से। ऐसा थोड़ी है कि अपने ही तौर पर परहेज करने लगे, वो अच्छी चीज़ नहीं है। ऐसा देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ आज़ा के वर्म या हल्की फुल्की कोई मामूली सी टेंशन या स्ट्रेन, इसको लोग गुर्दे की खराबी, लीवर की खराबी और इनसे जोड़कर दवाएं लेने शुरू करते हैं। हालांकि बाद लोगों का कहना यह है कि पानी की मकदार जो दिन भर में ज़रूरी वो अगर इस्तेमाल में आती रहे तो ऐसी शिकायतें नहीं होती। तो इस बात में कितना दम है? वो डॉक्टर अगर ये कहते हैं तो सही है वो बात, क्योंकि दिन भर में 8 लीटर पानी पीना ज़रूरी है हर एक को। और नमक अगर गर्म है तो नमक कम, बहुत ही कम कर दें, और खारी चीज़ें नहीं, एक टाइम पे कम से कम या फिर बहुत कम नमक खाएं या फिर एक टाइम पे मीठा ही खाएं ताकि वो गर्म वो। दूसरे के पैरों को ज़रा, पैरों पे अगर है तो पैरों को थोड़ा ऊपर रखें, उससे ठीक हो जाएगा, कुछ दिन में इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। बुजुर्गों के बहुत से मकूले और तजुर्बे और जो सामने की बातें बहुत सी उनकी ज़बान से सुनने को मिलती है कि अगर गोश्त की मकदार ज़्यादा खा ली है तो एक डली गुड़ खा लो तो सब हजम हो जाएगा, चावल ज़्यादा खा लिए हैं तो थोड़ा नारियल खा लो तो ठीक, सब ठीक हो जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ये आज भी साबित है? नहीं, ये साबित तो क्या है, बल्कि ज़्यादती हर चीज़ की बुरी होती है, ज़्यादती नहीं होना चाहिए, लिमिट में खाना चाहिए, बस इतना है, बस उतना, तो कोई शिकायत नहीं होती। और अगर कोई बीमारी उससे मुताल्लिक़ है तो वो नहीं खाना चाहिए कोई चीज़। अब जैसे बहुत सी बीमारियाँ ऐसी जो शुगर वाली चीज़ें खाएंगे, जैसे चावल आलू वगैरह, तो उससे शुगर बढ़ेगी। और अगर ब्लड प्रेशर से मुताल्लिक़ है, दिल से मुताल्लिक़ है, नमक ज़्यादा खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। इसलिए बैलेंस हर चीज़ एक एतदाल के साथ लेना ज़रूरी होता है।
تو میٹھی چیزوں میں جو عام طور پر شکر استعمال ہوتی ہے بازاروں میں یا گھروں میں، اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ اس کی صفائی کے سلسلے میں بہت سے کیمیکلز اس میں بچے کچھ رہ جاتے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یا تو بورا کھایا جائے وہ کھنڈساری کی شکر، یا گوڑ کھایا جائے، اس شکر کو اوائڈ کیا جائے. تو کیا یہ مناسب ہے؟ یہ زیادہ مناسب ہے کہ نیچرل جو شکر ہوتی ہے نا قدرتی، جس کو کیمیکلی بنائی نہیں گئی ہو، تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتی ہے. اگر شکر بڑی ہوئی ہے تو یہ والی شکر اوائڈ کرنا چاہیے جو بنی ہوئی ہے، تاکہ اس قسم کی بیماریاں نہ بڑھیں. اب ڈائبٹیز کے مریض اکثر کچھ چیزوں کو خاص طور پر استعمال کرنے کا اہتمام کرتے ہیں جو تقریباً سب کی سب کڑوی ہوتی ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اتنی بہت سی کڑوی چیزوں کو ملا کر دوا کے طور پر استعمال کرنا، اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک کڑوی چیز کی روزانہ عادت ڈال دی جائے، وہ ڈائبٹیز پر مفید اثر ڈالتی ہے. ہاں، یہ کہنا صحیح ہے کہ ہر کڑوی چیز ڈائبٹیز میں فائدہ مند ہے، لیکن سبھی کھانا ضروری نہیں ہے. کوئی چیز کھائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اس کا احتیاط رکھے کہ نیچرل جو چیزیں جیسے پھل ہیں یا اور کیلا اور وہ چیکو چھوڑ کے سب پھل کھا سکتے ہیں. اس سے شوگر نہیں بڑھتی، پپیتے سے نہیں بڑھتی. لیکن جو بنی ہوئی شکر آتی ہے، جو کیمیکلی بنی ہوئی، اس سے شکر بہت زیادہ بڑھتی ہے. اس کا احتیاط کرنا چاہیے. اس کارآمد اور مفید گفتگو کے بعد میں سامعین کو اور ناظرین کو یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہو جو ان چیزوں سے متعلق ہو اور حکیم صاحب سے اس کا جواب توقع ہو، آپ فرما سکتے ہیں. اور حکیم صاحب کی موجودگی سے، اسٹوڈیو میں موجودگی سے فائدہ اٹھا کر ہم نے بہت سی باتیں اس سے پوچھیں اور بہت سے اپنے شکوک اور بہت سی انجانی چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کی. آخر میں اب حکیم صاحب کے ممنون ہیں اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہماری باتوں کا اور ہمارے شکوک کا اور ہمارے غلط خیالات کی اصلاح فرمائی، اور غذا اور غذا کی اہمیت کے بارے میں کئی پہلوؤں سے یہ گفتگو یہاں ختم ہو گئی ہے. شکریہ.